नमस्कार साथियों, यह है पेस्ट नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सकुशल होंगे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपसे पुनः यही अनुरोध, आग्रह कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें। आपका आशीर्वाद हम पर बनता रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं बात करूंगा कि 5 जुलाई को आदित्य ठाकरे के पिताजी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक विजय समारोह मना रहे हैं। देश में एक कानून लागू हुआ था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें यह था कि हिंदी, इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाई जाएगी। एक तो जो हम देख रहे हैं कि अभी वहाँ की लोकल पार्टी ठाकरे की पार्टियाँ, उनकी हालत खराब हो गई है। जैसे उनके पिताजी पहले मराठी मानुष की बात कर रहे थे, फिर जब उनका वो खेला ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने फिर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन का, मराठी और नॉन मराठी का इशू चलाया। बाल ठाकरे जी की बात करता हूँ। फिर वो भी जब सफल नहीं रहा तो फिर उन्होंने देशभक्ति का प्रचार करना शुरू कर दिया और उसमें उनको सफलता मिल गई और बीजेपी का भी सपोर्ट उनको मिल गया। एक ज़माना था कि उनकी सरकार भी बन गई महाराष्ट्र में, और ये काम जब तक बाल ठाकरे जी थे तब तक सही चल रहा था। लेकिन उनके देहांत के बाद उनके जो पुत्र हैं उन्होंने अलग सा रास्ता चुन लिया। वो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म में बिलीव करने लगे। सेक्युलरिज्म का मतलब उनका ये था कि हुकूमत हमें मिले, कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। उसी को जो अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो ये कहती है कि हमें हुकूमत मिले, दैट इज सेक्युलरिज्म। चाहे उसके लिए हमें देश के खिलाफ भी बोलना पड़े, धर्म के खिलाफ भी बोलना पड़े और जो देशभक्तों के खिलाफ भी बोलना पड़े, उनको तंग भी करना पड़े। अब जो बुरी हालत जो वहाँ की मराठी पार्टियां, 2 ठाकरे ब्रदर्स की हुई, तो उनका बिल्कुल जो आधार पूरा खत्म ही हुआ है। एकनाथ शिंदे ने ये जो शिवसेना था उस पर पूरा कब्जा कर लिया और सारे जो मैक्सिमम जो मेंबर है उनके साथ मिल गए कि उन्होंने इसलिए आदित्य ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा क्योंकि उन्होंने जो उनकी बाल ठाकरे की लाइन थी, अप्रोच था, उससे बरक्स उससे उल्टा काम करना शुरू कर दिया। अब लेकिन उनकी हालत पतली हो गई। अब वो इसमें भाषा के मुद्दे को एक चलाना चाहते हैं ताकि वहाँ के लोगों में जो नॉन मराठी है उनके खिलाफ नफरत पैदा की जाए, उनके खिलाफ आक्रोश पैदा किया। तो उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की पॉलिसी और जो स्टेट सरकार ने भी पॉलिसी की थी, अप्रूव की थी, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला का जो प्रयोग किया जाएगा। इसमें मराठी न सिखाने की बात नहीं थी। इसमें ये बात थी कि अगर कोई मराठी नॉन मराठी एरियाज में आए तो वो बात कर सके, वो अपना कारोबार चला सके, अपना बिजनेस चला सके। इंग्लिश में तो बिजनेस होता ही है, वो उसमें से हायर लेवल पे तो इंग्लिश चलती है। इसी तरह से पूरा जो देश का है कि एक बच्चे एक दूसरे के कल्चर को समझे, एक दूसरे की भाषा को समझे, इसलिए उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला प्रपोज किया था। वो ये जो सिस्टम है, ये बड़े बड़े पहले कमेटियाँ बनाई गई, आयोग बनाए गए, तो उनका ये निर्णय था। लेकिन ये जब दोनों भाई दिखा कि हमारा कोई बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका एक ही मकसद है कि वो शासन में आ जाए। उसी को वो कभी सेक्युलरिज्म कहते हैं, कभी उसको हिंदुत्व कहते हैं, कभी कुछ देशभक्ति कहते हैं,
कभी किसी नाम से पुकारते हैं, मतलब ये कि उनको शासन मिल जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसी ही बात ममता बनर्जी कर रही है, ऐसी ऐसी बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनके पिता भी कर रहे हैं, वो भी सक्रिय हैं क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष दोबारा बन गए हैं। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी कर रहे थे, वो भी उन्होंने हिंदी के खिलाफ एक मोर्चा शुरू किया। पहले उन्होंने लड़ाई शुरू की थी नीट के लिए, उसमें वो सफल नहीं रहे। अब क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी हालत बहुत खराब है, चुनाव में वो हार सकते हैं, अनामलाई और जो ADMK है, अगर उनका गठबंधन बना तो वो पावर में आ सकते हैं। लेकिन MK स्टालिन को लगता है कि अगर मेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरे पता नहीं कितने भ्रष्टाचार के केस है, क्या सब निकल के आएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि बस ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको तमिलनाडु में नहीं लागू किया जाए। उसमें यह है कि एक तमिल, एक मातृभाषा, दूसरी हिंदी और तीसरी इंग्लिश। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो वो भी उसको मना कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी नॉन हिंदी लोगों के खिलाफ नफरत पैदा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये आदमी स्टाइल बड़ा ये बोलते कि अगर इनको सच्ची लगन थी कि तमिल संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है, बहुत पुरानी, जैसे संस्कृत पुरानी भाषा है इसी तरह तमिल भी है, उसका भी कल्चर रिच है, उसमें भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, और जो तमिलनाडु के जो लोग हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा अब अंत होने वाला है, राजनीतिक अंत होने वाला है, तो इसलिए ये ऐसे फालतू के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो वहाँ का विपक्ष है या महाराष्ट्र का जो रूलिंग पार्टी है, उनको ऐसे लोगों के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये नियत साफ होती तो वो कभी पहले ये भी कह चुका कि हिंदू धर्म वायरस है, बैक्टीरिया है, इसको ख़त्म करना है। इसलिए इनकी साजिश को समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि ये न ये तमिल के प्रति वफादार है, न ये हिंदी के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ ये तो शासन के खिलाफ है। ऐसी शक्तियाँ जो है अपने शासन के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए देश के विरुद्ध भी काम कर सकते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक रहना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको जागरूक रहना चाहिए और उनका सब राजनीतिक तरीके से उनका हल ढूंढना चाहिए। ऐसी ही कोशिश ममता बनर्जी भी कर रहे हैं, वो भी किसी तरह से एंटी केंद्र, एंटी बंगाली सेंटिमेंट पैदा करना चाहती है। बेशक उसमें वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का साथ ले रही है, उससे भी परहेज नहीं, लेकिन वो चाहती है कि उनका शासन बना रहे, चाहे देश के टुकड़े हो जाए या देश का नुकसान हो जाए, हानि हो जाए। जब हानि होगी तो उनको पता है कि फिर उसकी वो जिम्मेदारी केंद्र पर जाएगी। और हमारा जो बहुत आपको पता है कि देश की रक्षा के लिए, जंग के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, कितनी लाशें बहती, कितना पैसा खर्च होता है, कितना जान माल का नुकसान होता है, लेकिन उनको उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा शासन बना रहे। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दिए और हमें आशीर्वाद बनाए के रहिए। नमस्कार।